नमस्कार दोस्तों। आज 12th ब्रिक्स की समिट कंडक्ट कराई गई थी। मैं आपको बता दूं कि 2009 से लगातार हर साल ब्रिक्स समिट कंडक्ट कराई जाती है। इस साल भी ये जो समिट है वो आपका जुलाई के महीने में होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इसको पोस्टपोन करना पड़ गया और इसकी वजह से ये जो समिट है वो आपका वर्चुअली कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर टोटल 5 देश आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अमेरिका में, यह है आपका ब्राजील। उसके बाद है अफ्रीका के अंदर जो सबसे सदर्न साइड में देश है, दैट इज साउथ अफ्रीका। और यहां पर एशिया में आपको देखने को मिलेगा भारत। इसके ऊपर है चाइना और यह है आपका रशिया। तो यहां पर इस पूरे वीडियो में जितनी भी हिस्ट्री है पूरे ब्रिक्स की, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस पर्टिकुलर समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किस चीज पर जोर दिया, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम जानेंगे। और इसका यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां पर 20th समिट कंडक्ट कराई गई थी। और ये वाला समिट का भी जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया ने किया था। और ये जो ब्रिक्स का समिट है 12th ब्रिक्स समिट, इसको भी रशिया की प्रेसिडेंसी में ही किया गया है। तो यहां पर क्योंकि आपको पता है ईस्टर्न लद्दाख में लगातार जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिला है चाइना और भारत के बीच में, और पहली बार नरेंद्र मोदी जी और जो शी जिनपिंग है वो आमने सामने आए थे 20th एससीओ समिट में। और विद इन 1 वीक आप देख सकते हो कि वापस से यहां पर मीटिंग हुई है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कब से ये स्टार्ट हुआ। हर एक चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी ब्रिक्स के बारे में। तो यहां पर आपको पता है कि ये जो एक्रोनिम है ब्रिक्स देशों का, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि 5 देशों से ये बना है। और इसका जो कॉइन है, ये जो टर्म कॉइन किया गया था, ये शुरुआत की गई थी ब्रिक्स से, दैट इज BRIC। साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में नहीं था। और ये जो टर्म है ये बेसिकली जो चेयरमैन थे गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने 2001 में इसका टर्म अनाउंस किया था। और आगे चलकर फाइनली 2009 में जाकर ये जो पूरा ब्रिक है वो फॉर्म में आ जाता है और पहली समिट कंडक्ट कराई जाती है रशिया के अंदर। और अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन कर जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रिक्स, दैट इज BRICS। आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट चीज आ सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों वर्ड याद रखना है आपको, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है पोर्टुगीज, रशियन, हिंदी, मैंडरिन, इंग्लिश। आई एम श्योर कि आपको यहां पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि ये पोर्टुगीज कहां से आ गया, बिकॉज ब्राजील के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की वो है आपकी पोर्टुगीज, इसीलिए यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज ब्रिक्स के अंदर पोर्टुगीज को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहां पर प्रेजेंट में कौन कौन से स्टेट लीडर्स हैं, दैट इज ये जो समिट कंडक्ट कराई गई है स्टेट लीडर्स की कराई गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो ब्रिक्स देशों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी आपस में मिलते हैं, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो भी यहां पर मिलते हैं, सभी के नाम यहां पर लिखा हुआ है। अगर हम ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ओवरऑल अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे पूरे विश्व की तो 40% से ज्यादा पॉपुलेशन अकेले ये ब्रिक्स देश यहां पर शामिल करते हैं। एरिया वाइज भी अगर आप देखिए तो जो 30% एरिया है पूरे विश्व का वो भी ब्रिक्स देशों के पास है। यहां पर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो करीब $16 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी इन ब्रिक्स देशों के पास है। और यहां पर पूरे विश्व का जीडीपी अगर हम कंपेयर करें तो 22% जीडीपी अकेले ये ब्रिक्स देश रखते हैं। यहां पर अगर हम समिट की बात करें दोस्तों तो 2009 से, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले 2009 में रशिया के अंदर ये समिट कंडक्ट कराया गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन कर जाता है। और यहां पर अगर हम भारत की बात करें तो पहली बार जो ब्रिक्स देशों की समिट है वो 2012 में कंडक्ट कराई गई थी। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था और उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे थे मनमोहन सिंह जी। उसके बाद सेकेंड टाइम भारत में कराया गया 2016 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और अगला वाला जो ब्रिक्स समिट है दैट इज 13th ब्रिक्स समिट, ये आपका भारत में ही होगा। जी हां, अब देखना होगा कि कोविड-19 के चलते क्या भारत में भी ये वर्चुअल समिट होता है या फिर जो फिजिकली जो लीडर्स मिलते हैं क्या इस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन ये जो 12th वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, 23 जुलाई तक ये समिट चलना था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको कंडक्ट कराया गया है।
अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जब से ब्रिक्स फॉर्म हुआ है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था सभी देशों के। पूरा विश्व एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्रिक्स देशों की तरफ निगरानी लगाए हुए था कि यहाँ पर कैसा रोल रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पूरे विश्व में सिर्फ 5 देश एक काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं पूरे विश्व के ऊपर। तो यहाँ पर कई सारी चैलेंजेस हैं दोस्तों यहाँ पर इस ब्रिक्स देशों में। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना, अगर आप पांचों देशों को अगर आप देखोगे तो उसमें से चाइना एक अकेला देश है जिसने बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है और इसका कोई मैच नहीं है बाकी देशों के साथ। स्पेशली अगर आप ब्राजील और साउथ अफ्रीका को देखोगे तो ये काफी पीछे हैं। तो एक ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इतने बड़ा देश और एक यहां पर इस तरह के जो देश हैं वो आपस में किस तरह से कोऑपरेशन कर पाएंगे। इसी की वजह से ये हुआ है, आपने रिसेंटली आरसेप के बारे में सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जहां से भारत बाहर हो गया लेकिन चाइना ने इसको एक तरह से लीड करते हुए आप कह सकते हो कि बाकी देशों के साथ मिलकर 15 देश के द्वारा ये जो आरसीईपी है उसको साइन कर लिया गया है। इसके अलावा एक और चैलेंज ये आता है ब्रिक्स देशों के सामने कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन देशों का। एक तरफ ब्राजील है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है, एक तरफ यहां पर चाइना रशिया आप देख सकते हो। तो जो डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है पूरा, उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो लोग सोचते हैं कि एक ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, एक कॉमन ट्रेड एजेंडा हो। इस तरह की चीजें यहां पर नहीं हो पाती हैं, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इनफैक्ट अगर आपको 2019 में याद हो तो जो स्टैंडर्ड और पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने एक तरह से रेलेवेंस के ऊपर सवाल उठाया था कि ब्रिक्स देश का क्या आज के डेट में कोई रेलेवेंस है कि नहीं है, क्योंकि 2000 के समय ऐसा लग रहा था कि काफी बड़ा रोल होगा, लेकिन चाइना और भारत को अगर आप छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा रोल देखने को नहीं मिल रहा है बाकी देशों के अलावा। तो यहां पर उनका यह कहना था स्टैंडर्ड एंड पुअर का कि जिस तरह का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है हर एक देश की, एक तरफ चाइना है उसका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दूसरा दिख रहा है, दूसरी तरफ भारत का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अलग दिख रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर सभी देशों का एक साथ आना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हम जीडीपी के टर्म्स में भी बात करें तो ये जो 5 देश हैं उसमें से 68% जीडीपी अकेले चाइना की आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद भारत 14% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, फिर आपका ब्राजील, रशिया और बाद में साउथ अफ्रीका देखिए बहुत छोटा है। तो इसी से आपको पता चल जाता होगा कि किस तरह से डोमिनेंस हो सकता है चाइना का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर चैलेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपको पता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वहां पर यूएस काफी बड़ा रोल प्ले करता है। यूएस की जो हिस्सेदारी है, वोटिंग है, वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में यहां पर क्या कर सकते हैं, जो ब्रिक्स देश हैं वो आपस में एक तरह का समूह बना सकते हैं। अगर हम वोटिंग शेयर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में अकेले 13% वोटिंग जो है वो आपका ब्रिक्स देशों का हो जाता है, आईएमएफ के अंदर 14.9% हो जाता है। तो अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है कि यूएस जो है काफी समय से प्रेशराइज कर रहा है कि यहां पर बायलैटरल ट्रेड में यूएस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही होगा किस तरह से यहां पर डील करते हैं। इस केस में अगर ब्रिक्स देश एक साथ समूह बनाते हैं तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कदम लिए गए थे ब्रिक्स देशों के द्वारा पिछले 4-5 सालों में, उसमें से एक इंपॉर्टेंट था वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको फॉर्म किया गया था 2014 में जब ब्राजील के अंदर फोर्टलेजा समिट कंडक्ट कराया गया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली बताया जा रहा था कि एक तरह से जो वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उसके तर्ज पर इसी को खड़ा किया जाए। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बेस है, वो आपको शंघाई में मिलेगा, ध्यान रखना बीजिंग नहीं है। और इस डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें कि मेन फोकस क्या है, तो यहां पर जो मेन फोकस है लेंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और एक और चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या ये अपने मेंबर को ही यहां पर लोन पर देता है, जैसे कि ये 5 देश हैं, क्या इन्हीं को लोन दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, कोई भी डेवलपिंग देश हो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वहां पर ये लोन्स दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 के चलते मई के महीने में इसी साल भारत को $1 बिलियन डिसबर्स किया गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि $15 बिलियन यहां पर प्लान बन सकता है सभी देशों के द्वारा कि ये मेंबर कंट्रीज को दिया जाए ताकि कोविड-19 जो पैंडेमिक है उससे हम यहां पर लड़ सकें। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर शेयर की बात करें तो बाकी जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह यहां पर अलग अलग शेयर नहीं है, यहां पर सबका जो शेयर है दोस्तों वो सेम होगा। ध्यान रखना है आपको, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वोटिंग राइट्स हैं, सबके पास 20% है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पिछले 5-6 सालों से
जो भी यहाँ पर लोन पर जो दिया गया है पैसे, उसमें से कितना परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस सेक्टर में गया है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 29% पैसा दिया गया है, एनर्जी सेक्टर में 26%, वाटर सैनिटेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में 22%, अर्बन सोशल नीड्स के लिए 15% और क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीनर प्रोडक्शन के लिए 8% पैसा। तो ओवरऑल अगेन आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों पर ही पैसा दिया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके अलावा क्या आपको पता है ब्रिक्स CRA के बारे में, दैट इज कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग इसके बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि 2015 में पहली बार इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर ब्रिक्स देशों में कोई भी देश अगर यहां पर उसके ऊपर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर है, जैसे कि भारत को 1991 में प्रेशर आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आपको याद होगा सिर्फ 10 दिन का बैलेंस बचा था कि हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है ब्रिक्स देशों में किसी का भी, तो यहां पर वो एक तरह से पैसा ले सकता है। तो $100 बिलियन का ये जो कंटिंजेंसी रिजर्व है वो बनाने का निर्णय लिया गया था 2015 में। और 2015 में भी मैं बता दूं कि रशिया में ही ये पूरा समिट कंडक्ट कराया गया था। और यहां पर आप देख सकते हो कि $100 बिलियन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना ने किया है $41 बिलियन का, और फिर भारत, रशिया, ब्राजील ने सबने यहां पर $18 बिलियन का किया है, और साउथ अफ्रीका ने $5 बिलियन का। तो आई होप कि यहां पर जितनी भी चीजें थी, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है ब्रिक्स रिलेटेड, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं कि जो आज का प्रेजेंट ये जो 12th ब्रिक्स समिट होस्ट किया गया है रशिया के द्वारा, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका थीम क्या था। अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो यहां पर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा थीम था इस बार। एंड लेट मी टेल यू, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके बारे में बोल रहे थे तो सबसे पहला जो उनका सेंटेंस था वो इसी के बारे में था कि इस बार का जो थीम है वो काफी रेलेवेंट है, क्योंकि यहां पर हम ग्लोबल स्टेबिलिटी और शेयर्ड सिक्योरिटी की बात करते हैं। और जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक तरह से जो हिंट है वो आपका टेररिज्म के ऊपर आ रहा होगा। तो टेररिज्म के ऊपर भी काफी फोकस दिया गया था इस बार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहां पर जो इंपॉर्टेंस है इस बार के समिट की, वो दो चीज से आप देख सकते हो। सबसे पहला है कि जो पूरा विश्व है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक की गिरफ्त में है। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द इससे बाहर निकला जाए। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रिक्स देश के अंदर जो सबसे बड़े दो देश हैं, एक है आपका भारत और चाइना, वो ऑलरेडी उनके बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है लद्दाख रीजन में। इन दो चीजों की वजह से यहां पर जो पूरा ब्रिक्स का समिट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। इसके अलावा इस बार के जो समिट हुए थे उसके अंदर कौन कौन से चीजों पर फोकस किया गया है आप देख सकते हो। टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी, और यहां पर किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक को हम उसके इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर फोकस किया गया है। अब यहां पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे, तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया है। अब जब हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहते हैं तो बेसिकली उनका मतलब था मल्टीलैटरलिज्म से। कहने का मतलब है कि यहां पर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, हमको इन सभी जगह पर जो चेंजेस हैं वो लाने की आवश्यकता है। लगातार विश्व के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि क्या ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस जैसे, क्या आज भी इसका इफेक्टिवनेस उतना ही है जब ये क्रिएट किए गए थे 1944-45 के समय। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली ये बोला कि आज के डेट में ये जो सवाल है उनके इफेक्टिवनेस का, वो इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। यहां पर समय समय पर हमें इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंजेस लाने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, यूनाइटेड नेशंस के अगर अंदर आप देखोगे तो पिछले 50-75 सालों से अभी भी जो 5 परमानेंट देश हैं वही आज भी बने हुए हैं। तो किस तरह से आज ये रेलेवेंट हो जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी यहां पर ये कहना चाह रहे थे सबसे कि वो आशा करते हैं कि जितने भी ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे और यहां पर एक कॉमन एजेंडा बनाएंगे, ताकि विश्व के सामने एक अपील जा सके कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जल्द से जल्द चेंजेस लाया जाए। और दूसरा, आपको पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए होता है वो है आपका टेररिज्म। भारत काफी समय से यहां पर टेररिज्म की वजह से प्रॉब्लम से गुजरा है। हमारा बहुत बड़ा रिसोर्सेज यहां पर डिफेंस के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और आज के डेट में भी जो टेररिज्म है पूरे विश्व भर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है यूरोप के अंदर किस तरह से लगातार यहां पर टेररिज्म के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
और इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का आज का जो समिट था इसके अंदर यही फोकस था कि जो जो देश यहाँ पर शेल्टर देते हैं एक तरह से टेररिज्म को, हमें उसको क्लियर तौर पर रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। और लेट मी टेल यू एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जब प्राइम मिनिस्टर टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे उसी समय यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उनका एक यहां पर कमेंट आया और देखिए उन्होंने क्या बोला। देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली। तो कहीं ना कहीं एक इशारा आप कह सकते हो कि जो ब्रिक्स का ग्रुप है उसमें चाइना एक तरह का ब्लैक शीप हो सकता है, मतलब कि यहां पर टेररिज्म को एक तरह से रोकने में जो नाकामयाबी हासिल हो रही है विश्व को, उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, हम कह सकते हैं। दूसरा, यहां पर भारत की तरफ से जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी फोकस किया गया और बोला गया कि वर्ल्ड को एक तरह से हम एड देने की कोशिश करेंगे इस पूरे पैंडेमिक के बीच में, क्योंकि भारत के पास क्षमता है, जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है, हम उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और चीज पर फोकस किया कि यहां पर 2021 में जो ब्रिक्स है वो काफी सारे वर्षों पर ये पूरा करेगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 2006 से इसकी बात हो रही थी, फाइनली जाकर 2009 में ये फॉर्म होता है। तो 15 साल से ये जो चर्चा चल रही है ब्रिक्स के बारे में, क्या इसमें हम किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि जो शेरपाज हैं, शेरपाज कौन होते हैं, बेसिकली जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे कि यूएन के अंदर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता है तो उनको हम शेरपा कहेंगे। तो ब्रिक्स के अंदर जो अलग अलग देशों के शेरपाज हैं वो एक तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है ब्रिक्स देशों का पिछले 15 सालों में, ताकि और ज्यादा हम बेहतर बन सकें। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर 12th ब्रिक्स समिट के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इसको बनाने की कोशिश की ताकि सब कुछ आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाए। जाने से पहले मैं आपका एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सिविक ब्रिक्स के बारे में सुना होगा। ब्रिक्स तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके पहले ये सिविक क्या है, CIVIC। आप इसका क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs डालते रहता हूं इंस्टा पे, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।